कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था एक, जिसमें हमने पूछा कि कौन से जो है वो आर्टिकल्स वायलेट होते हैं, उसकी रीजनिंग की फिर मॉडल ने, और उस रीजनिंग बेस्ड मॉडल का जो आंसर था वो उसमें आपने स्पेसिफिक देखा कि उसने आर्टिकल 3 और आर्टिकल 20 जो है मेंशन किया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग रैग विद बेस्ट रीजनिंग मॉडल इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक एंड टू एंड जेन एआई एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करेंगे। हम बेसिकली एक एआई रीजनिंग चैटबॉट बनाएंगे। ये आपका एक नॉर्मल चैटबॉट की तरह नहीं होगा जिसे आप क्वेश्चन पूछेंगे और सिर्फ जाके वो सर्च करेगा और आपको नॉर्मल जवाब ला के देगा। ये एक रीजनिंग चैटबॉट है जिसे जब आप सवाल पूछेंगे वो आपके सवाल पे थिंक करके अपनी प्रॉपर लॉजिक बना के जो उसके पास डेटा होगा जो हम रैग के थ्रू प्रोवाइड करेंगे उससे रीजन करके वो जो है वो आपको आंसर देगा। इस प्रोजेक्ट में जो हम बेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन द मार्केट टुडे है वो हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा है कि हम रैग यूज करेंगे। रैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू एआई चैटबॉट्स विच इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसको भी मैंने बहुत सिंपली और बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है इसके कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद हम जो मॉडल यूज करेंगे रीजनिंग मॉडल वो डीप सीक R1 है। और सिर्फ इस मॉडल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस मॉडल को हम दो डिफरेंट तरीके से सेम प्रोजेक्ट में यूज करेंगे ताकि एक तो हमें कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ जाए और हमें उनकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में भी आइडिया हो जाए। मैंने अपने जहन में ये सोच के इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया है इस प्रोजेक्ट में ताकि आपको डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए और आप एक प्रोजेक्ट में मैक्सिमम जो है वो लर्निंग जो है वो कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। फेज वन में हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने यूआई सेटअप करना है स्ट्रीमलेट के थ्रू। यूआई बेसिकली क्या चीज होती है कि आप जहां पर जो यूजर है आपका, जैसे आप खुद हैं, कहां पर जाके आप अपनी फाइल्स अपलोड करेंगे, कहां पर जाके चैटबॉट से जो है वो डिस्कशन करेंगे, Q&A करेंगे। तो जो आपको ब्राउजर पे या एप्लीकेशन पे सामने फ्रंट एंड नजर आएगा उसको कहते हैं यूजर इंटरफेस। ये हम सेटअप करेंगे विद मार्केट लीडर। इस टाइम जो मार्केट लीडर है वो स्ट्रीमलेट है, उसको हम सेटअप करेंगे। एक हम पहले अपलोड फंक्शनलिटी करेंगे पीडीएफ। आप बेसिकली इस चैटबॉट को एक अपनी पीडीएफ देंगे और उसके बाद उस पीडीएफ के अंदर से जो डेटा अवेलेबल है उसके साथ आप इसको रीजन रीजन करेंगे इसके साथ, और इसे आप Q&A का काम करेंगे। दूसरा फेज है हमारा वेक्टर डेटाबेस। हमने मेमोरी सेटअप करनी है। जब यूजर जाके अपनी पीडीएफ या अपना डेटा जो है वो पुश करेगा यूआई के थ्रू, तो हम उस डेटा को स्टोर करेंगे। और किस तरह स्टोर करेंगे, हम चंक्स बनाएंगे, हम एम्बेडिंग्स बनाएंगे। ये चंक्स होते क्या हैं, एम्बेडिंग्स होती क्या है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। इंडेक्सिंग क्या होती है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको मैंने लाइन बाय लाइन इजीली एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। आपको कॉन्सेप्चुअली और हैंड्स ऑन दोनों चीजें जो है वो इसमें मैक्सिमम आप जो है वो ऑब्जॉर्व कर पाएंगे। उसके बाद हम इंडेक्सिंग करेंगे और यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है कि एम्बेडिंग्स जो मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे एम्बेडिंग मॉडल के लिए वो डीप सीक R1 ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ओलामा के थ्रू यूज करेंगे। और जो नेक्स्ट फेज होगा रैग पाइपलाइन, उसमें जैसे आपने देख भी सकते हैं कि उसमें हम डीप सीक यूज करेंगे ग्रॉक के थ्रू। तो इंडेक्स करेंगे डॉक्यूमेंट्स हम फेज 2 में। उसके बाद हमने एम्बेडिंग स्टोर करनी है फैस, एक फेसबुक की जो वेक्टर स्टोर है उसमें हम अपना डेटा स्टोर करेंगे जो हमें फ्रंट एंड से आएगा। और उसके बाद हम फेज 3 में जैसे मैंने कहा है कि एलएलएम सेटअप करेंगे ग्रॉक के थ्रू। उसके बाद जो रेलिवेंट आंसर्स हैं हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड, जो रैग की ब्यूटी है, उसको हम रिट्रीव करके फिर हम अपना आंसर रीजनिंग की बेस पे जो है वो प्रेजेंट करेंगे। और फेज 4 में ये जो फेज 1 2 3 है इसमें हमारे छोटे छोटे 3 डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो हम सेटअप करेंगे। और फेज 4 में इसको हमने सिंपल ऐड करना है, इसको ज्वाइन करना है ताकि हमारी पूरी एप्लीकेशन जो है वो एक वर्किंग मॉडल में समझ आ जाए। इस तरह डेवलप या फेजेस में डिवाइड करने का फायदा तो ये होता है कि आपको हर पार्ट इजीली समझ आ जाता है। लेकिन इसका थोड़ा सा इशू ये है कि अगर आपने बीच में से कोई एक पार्ट भी मिस किया तो नेक्स्ट पार्ट आपको समझने में थोड़ी सी शायद मुश्किल हो। इसलिए आई सजेस्ट दैट आप सीक्वेंस में सारे पार्ट्स देखें। अगर आप बहुत सर्टन या श्योर हैं कि आपको एक चीज का बिल्कुल पता है, जैसे अगर आप मैं रैग बीच में एक्सप्लेन करूंगा बहुत सिंपली और इजीली, अगर आपको लगता है कि रैग आपको बहुत अच्छा आता है, आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, देन फील फ्री टू स्किप दैट पार्ट, ताकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो आपने सीखनी है वो आपके पास जाए और बाकी जो है वो आप बेशक स्किप कर दें। उसके बाद डिस्कस करते हैं टेक्निकल आर्किटेक्चर। टेक्निकल आर्किटेक्चर पे यहाँ पर मैंने मेरो पे मैं बनाता हूँ अपने बोर्ड्स, तो वो मैं आप उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप जूम वगैरह कर सकते हैं, वो उस पे गूगल स्लाइड्स पे आप जूम नहीं कर सकते। तो जिस तरह मैंने कहा है कि फेज 3 फेजेस में डिवाइड हुआ है। पहला फेज हमारा ये है, इस फेज में हमारा स्ट्रीमलेट यूज होगा। और इस फेज में क्या क्या फंक्शनलिटी होगी अगर मैं जूम करूं, तो हमने फेज 1 में जैसे मैंने कहा है कि यूआई सेटअप करना है, उसमें हमने अपलोड फंक्शनलिटी देनी है पीडीएफ की, और उसी यूआई के थ्रू उसको आंसर भी आएगा। तो हमने एक आंसर का बॉक्स भी क्रिएट करना है जहां पर वो आंसर उसको रिट्रीव कर ले। उसके बाद फेज 2 में क्या होगा हमारा, कि जो पीडीएफ हमारी बेसिकली अपलोड की है उस यूजर ने, वो पीडीएफ हमारी डेटाबेस में सेव होगी जाके वेक्टर एम्बेडिंग्स की फॉर्म में। क्योंकि हमारे पास तो वो या हमारी एप्लीकेशन के पास वो डेटा तो नहीं एग्जिस्ट करता,
वो डेटा यूजर के पास एग्जिस्ट करता है, उसका बेसिकली शायद प्राइवेट डेटा है या प्रोप्राइटरी डेटा है या उसके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। वो लीगल डॉक्यूमेंट्स या वो प्रोप्राइटरी अपना डेटा पुश करेगा अपने यूआई के थ्रू हमारे एप्लीकेशन में, और वो फिर हम अपनी बैकएंड में जो है वो किस तरह सेव करेंगे, वो हमने फेज टू में सेटअप करना है। पीडीएफ का डेटा जो है वो हम लैंगचेन के डिफरेंट जो लोडर्स हैं उनको इस्तेमाल करके जो हम यूज करेंगे। बल्कि मैं मेंशन करना भी भूल गया कि लैंगचेन इन इटसेल्फ इज द मार्केट लीडर व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग एलएलएम या एआई एप्लीकेशंस, तो वो भी हम इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे उनको डिफरेंट चंक्स में डिवाइड, हम उनकी एम्बेडिंग्स बनाएंगे। यहाँ पर जो मॉडल इस्तेमाल होगा, टेक्स्ट टू एम्बेडिंग जो मॉडल इस्तेमाल होगा, वो हम डीपसीक R1 यूज करेंगे। और इस मॉडल के लिए हम जो है ओलामा का इस्तेमाल करेंगे, और ओलामा जो है फिर हमारे टेक्स्ट को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके जो है हमारी नॉलेज बेस में ट्रांसफर करेगा। अभी आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि हम रैक की पाइपलाइन बनाएंगे। रैक की इन डेप्थ एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने अगले पार्ट में की है, जब हम उसको एक्चुअली डेवलप करेंगे। ये एक सिर्फ ओवरव्यू आर्किटेक्चर है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हम हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह जाएगा। आपको अगर यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वेट करें, जब हम एक्चुअल उस डेवलपमेंट फेज पे जाएंगे तो मैं डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस हमारी बन जाएगी, उसको कहते हैं वेक्टर वेक्टर स्टोर। अब ये वेक्टर स्टोर जो है ये हमारा यहाँ पर होगा फैस। डिफरेंट वेक्टर स्टोर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फेसबुक का ये बहुत अच्छा वेक्टर स्टोर है। मैंने डिफरेंट तरीके से ट्राई किया है, मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन की है इस पे, बट आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद होगा क्या कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फेज थ्री में हमने क्या करना है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, जो ब्यूटी है बेसिकली रैक की, कि आपको वो जनरल सवाल का जनरल जवाब नहीं देता, वो आपको स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है कि आपके सवाल से रिलेटेड जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर से आप जवाब देते हैं। तो यहाँ पर फेज थ्री में हम वो सेटअप करेंगे, हम जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगे अपनी डेटाबेस में से, ताकि हमारे जो एलएलएम है, वो जो हमारा डीप सीक R1 है, वो इस इंफॉर्मेशन के अंदर से जो हमने खुद उसको दी है स्पेसिफिक, उसके अंदर से वो आपको जवाब दे। तो फेज थ्री में हमने ये सेटअप करना है। सिमेंटिक सर्च होती है, सिमेंटिक सर्च क्या होती है, क्वेश्चन एम्बेडिंग क्या होती है, सारी हम इन डेप्थ रैक की पाइपलाइन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको समझने की सिर्फ ये जरूरत है कि फेज वन में हमने यूआई सेटअप करना है, फेज टू में हमने जो है वो अपनी बैकएंड डेटाबेस सेटअप करनी है। पीडीएफ जो हमें अपलोड होगी वहां से लेकर हमारी जो बैकएंड डेटाबेस के अंदर जो प्रोसेसिंग स्टेप्स है वो फेज टू में होगा। और फेज थ्री में जो जनरेशन पार्ट है कि हमने उस इंफॉर्मेशन से जो हमने स्टोर किया है हमारा एलएलएम किस तरह जवाब देगा, वो हमने सेटअप करना है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है, इस पे क्विकली हम गो थ्रू कर लेते हैं। डीप सीक R1 बेस्ट फ्री ओपन सोर्स चेन ऑफ थॉट रीजनिंग मॉडल, उसको हम दो तरीके से यूज करेंगे, एक विद ओलामा एंड ऑल्सो विद ग्रॉक, ताकि आपको लोकल यूज करना भी आ जाए। ओलामा से हम लोकल यूज करेंगे और ग्रॉक के थ्रू हम एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ यूज करेंगे जिसको हम एपीआई के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो हम ये दोनों जो है इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी अपनी जो है पर्सनल लर्निंग इन एडिशन टू लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, हमें इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो क्लियरली समझ आ जाए। उसके बाद जैसे मैंने कहा है कि ओलामा हम थोड़ी सी बात करेंगे। ओलामा जो है हमारा लोकल एलएलएम होस्टिंग या मैनेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। लैंगचेन हम इस्तेमाल करेंगे। इट इज द बेस्ट, या एटलीस्ट इन माय ओपिनियन इट इज द बेस्ट एआई फ्रेमवर्क फॉर एलएलएम एप्लीकेशंस। ऑफ कोर्स इट हैज सम डाउनसाइड्स, प्रोडक्शन में कभी कभार ये थोड़ा सा इशू करता है, बट जितने, क्योंकि सारे टूल्स नए हैं, उनमें आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट एजेंटिक फ्रेमवर्क है। और उसके बाद हम रैक के बारे में बात करेंगे। स्ट्रीमलीट हम इस्तेमाल करेंगे अपना यूआई सेटअप करने के लिए। फेस्ट जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा जो वेक्टर स्टोर है ये फेसबुक या मेटा की प्रोडक्शन है, ये उसका टूल है। फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमिलैरिटी सर्च, ये उसका नाम है, इसको हम यूज करेंगे एज वेक्टर स्टोर। और हम अपनी पीडीएफ से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे। इसमें हम पीडीएफ प्लम्बर और लैंगचेन लोडर्स, इनके कॉम्बिनेशन को हम इस्तेमाल करके जो है हम अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपनी बैकएंड डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन पे। तो फिर मैं अपनी एक डायरेक्टरी सेटअप करता हूँ क्विकली और फिर हम वहां से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो मैंने अब अपनी एक डायरेक्टरी सेटअप कर ली है जिसका नाम मैंने रखा है रैग विद डीप सीक। सबसे पहले मैं बनाता हूँ अपनी हमारी जो पहली फाइल है, पहली फाइल हमारी होगी फ्रंट एंड, इसको आप यूआई भी कह सकते हैं, हम लोग रखेंगे फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड। और इसको शुरू करने के लिए उसमें हमें एक लाइब्रेरी चाहिए जिसका नाम है स्ट्रीमलेट। हम करेंगे pipnv इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। तो असल में मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर जो है वो pipnv यूज करता हूँ। अगर आप पिप यूज करते हैं या कॉन्डा यूज करते हैं, उनके भी सेटअप्स मैं अपनी रीडमी में शेयर कर दूंगा ताकि आपको किसी चीज की परेशानी ना हो। जस्ट फॉलो दैट रीडमी लाइन बाय लाइन एंड यू वुड बी गुड टू गो। pipnv इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, ये हमारी स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करेगा। जब हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो खत्म होती है तो फिर हम वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। जी, हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी दोबारा प्रेजेंटेशन पे। जो हमारा प्रोजेक्ट लेआउट था, यहाँ से हमारे जो फेज वन के जो दो टॉपिक्स हैं इनको हम करते हैं कॉपी और उनको करते हैं यहाँ पेस्ट, क्योंकि ये हम हमारे लिए आसान होता है इस तरह फॉलो करना। स्टेप वन जो है हमारा, हमने
पीडीएफ फंक्शनैलिटी सेटअप करनी है। स्टेप 2 जो है हमारे चैटबॉट स्केलेटन जो है वो हमने सेटअप करना है। इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी और हमने पीडीएफ फंक्शनैलिटी जो है वो सेटअप करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे अपलोडेड फाइल। इसको हम साथ साथ टेस्ट भी करेंगे, जो कि ब्यूटी है स्ट्रीमलेट की, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। जब आप अपलोड करेंगे तो आप लिखना क्या चाहते हैं उसको हम लिखेंगे अपलोड पीडीएफ। उसके बाद हमारी टाइप हमने बतानी है। टाइप आपकी क्या है? टाइप हमारी पीडीएफ है। और यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, या तो आप मल्टीपल पीडीएफ अलाउ करें, या आपकी मर्जी है, या आप सिंपल आप एक पीडीएफ अलाउ करें। इस प्रोजेक्ट के लिए हम सिंपल एक पीडीएफ अलाउ करेंगे, लेकिन इट इज नॉट प्रॉब्लम, आप इसी कोड को मल्टीपल पीडीएफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट मल्टीपल फाइल जो है इसको हमें फॉल्स करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी जो है अपलोड फंक्शनलिटी जो है वो बेसिकली सेटअप हो चुकी है। अगर हमने इसको टेस्ट भी करना है साथ साथ, तो हम अपने कोड में कोड को क्लियर करते हैं कमांड के से और लिखते हैं स्ट्रीमलेट रन फ्रंट एंड। जब मैं ये कमांड लिखूंगा तो हमारा स्ट्रीमलेट का जो बेसिकली ये देखें हमें एरर है, क्योंकि मैंने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप नहीं किया। पीपीएनवी शेल, अब उसके अंदर मैं अब चला गया हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है ड्रैग विद डीप सीक। इसका मतलब है अब मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हूँ। अब अगर मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रीमलेट रन फ्रंट एंड, तो अब मेरी जो है वो एक फाइल जो है वो ओपन होनी चाहिए। ये देखें, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से कि हमारी अपलोड फंक्शनैलिटी जो है वो सेटअप हो चुकी है। यहाँ पर हमने सिंपल ब्राउज फाइल करके जो है वो अपना अपलोड करना है फाइल्स। तो ये हमारा जो पहला टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम कहीं क्वेश्चन नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम कहीं आंसर हमें नहीं शो हो सकता, तो उसको सेटअप करने के लिए हम जाएंगे अपने स्टेप 2 में। और स्टेप 2 में जाने के लिए हम जो है वो लिखते हैं यूजर क्वेरी, और इसको सेटअप करेंगे यूजर क्वेरी st डॉट टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर हमने जो है अपना उसका जो यूजर क्वेरी है वो सेटअप कर लिया है। अगर हम दोबारा अपने स्ट्रीमलेट पे जाएं और इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पर हमारा जो एंटर योर प्रॉम्प्ट है वो भी हमें शो होना शुरू हो गया है। अब हम जाएंगे दोबारा अपने बैकएंड पे और वहाँ हम डेवलप करना जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा यहाँ पर आस्क क्वेश्चन जो है वो हमने एक बटन क्रिएट करना है, st डॉट बटन, ताकि जब हमारा यूजर जो है वो क्वेरी लिखे तो उसके पास कहीं प्रेस करने के लिए बटन हो। तो हम लिखेंगे यहाँ आस्क एआई लॉयर, यहाँ हम लिखेंगे इफ आस्क क्वेश्चन कि अगर तो क्वेश्चन आस्क हुआ है तो हमें फिर अब हमें जवाब भी चाहिए। जवाब लिखने के लिए हमें क्या है, st डॉट चैट मैसेज, और चैट मैसेज के बाद हमने लिखना है ए आई लॉयर। ए आई लॉयर जो है वो हमारा चैट मैसेज का जो है वो जवाब देगा। और राइट डॉट राइट, और एक फिक्स्ड आंसर जो है हाय दिस इज अ फिक्स्ड रिस्पॉन्स। क्योंकि अभी हमारी पाइपलाइन जो है हमने सेटअप नहीं की, यहाँ पर कहीं यहाँ पर जो है वो ड्रैग पाइपलाइन सेटअप हो गई। पाइपलाइन यहाँ हम कॉमेंट डाल देते हैं, बल्कि इसको भी हम कोशिश करते हैं कि एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स के वेरिएबल में स्टोर करें। फिक्स्ड रिस्पॉन्स या डमी रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर फिक्स्ड रिस्पॉन्स। तो जब क्वेश्चन पूछेगा यूजर तो हमें ये रिस्पॉन्स शो होना चाहिए। अब हम चलते हैं दोबारा अपने स्ट्रीमलेट पे और फिर हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर अगर लिख रहे हैं हाय और हमारे आस ए आई लॉयर जब क्लिक करेंगे तो हमें क्या शो होना चाहिए, ये वाला हाय दिस इज अ फिक्स्ड रिस्पॉन्स, ये हमें शो होना चाहिए। ये देखें, हाय दिस इज अ फिक्स्ड रिस्पॉन्स। ये हमने तो बेहतरीन सेटअप कर लिया है, लेकिन इसमें इशू ये है कि जब आप अगर कुछ खाली भी लिख के और अपलोड किए बगैर भी जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो ये हमें फिक्स रिस्पांस दे रहा है। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। हम ये चाहते हैं कि जब तक यूजर अपलोड ना करे फाइल तब तक उसको जवाब ना आए, क्योंकि हम चाहते ही यही है कि यूजर एक पीडीएफ अपलोड करे और फिर उससे सवाल पूछ के पीडीएफ के थ्रू जो है वो हम उसको रीजन करके डीप सी कार्बन की जो रीजनिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको इस्तेमाल करके जो है वो हमें जवाब दे। तो हम एक छोटा सा चेक जो है वो बैकएंड पे लगाएंगे। हम तो यहाँ चेक करेंगे कि अगर तो यहाँ फाइल लोड हुई है, ये वाली लोडेड फाइल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, तो फिर क्या करो, फिर हमारा जो है वो यूजर का जो है मैसेज वो शो करो। यूजर चैट मैसेज यूजर, ये हमारा यूजर है डॉट राइट, और हमने लिखना क्या है, जिस तरह यहाँ पर हमने फिक्स रिस्पॉन्स शो किया था, हम यहाँ पर यूजर क्वेरी शो करना चाहते हैं। ये जो यूजर क्वेरी है इसको हम यहाँ शो करना चाहते हैं। हमने सिंपल ये देख लिया कि अगर तो फाइल अपलोड हुई है तो हमें ये शो करो, एल्स क्या करो, st डॉट एरर, और एरर क्या शो करना है, काइंडली अपलोड अ वैलिड पीडीएफ फाइल फर्स्ट। ये हमारा लॉजिक जो है वो बेहतरीन हो चुकी है। अब जब हम दोबारा चलते हैं अगर टेस्ट करने के लिए अपने फ्रंट एंड पे, हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब हम इसको
आस्क एआई लॉयर पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये देखिए हमें एरर थ्रो कर रहा है, काइंडली अपलोड अ वैलिड पीडीएफ फाइल फर्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पीडीएफ फाइल कोई अपलोड नहीं की। तो ये हमारा परफेक्टली जो फ्रंट एंड था, जो हमारे 2 स्टेप्स का फ्रंट एंड था, वो हमने सेटअप कर लिया है। ये हमारी जो फेज 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बेशक हम अपने जो स्ट्रीमलीड का जो कोड है उसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं और कर लेते हैं टर्मिनल क्लियर। ये हमारा जो फेज 1 था वो हमारा कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने फेज 2 पे, और फेज 2 है हमारा सेटअप वेक्टर डेटाबेस। और वेक्टर डेटाबेस के लिए हम चलते हैं, एक नया फाइल बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक नई फाइल बना ली है वेक्टर डेटाबेस के नाम से फेज 2 के लिए। अब हम दोबारा चलते हैं, इसकी सारी जो ये चीजें हैं इसको करते हैं कॉपी और इसको कर लेते हैं यहाँ पेस्ट। इनको बनाते हैं हम स्टेप्स। स्टेप 1 है हमारा अपलोड एंड लोड रॉ पीडीएफ्स। स्टेप 2 क्रिएट चंक। स्टेप 3 एम्बेडिंग बनानी है और स्टेप 4 में इंडेक्स करना है हमने। ये एम्बेडिंग्स जो है वो फैस में स्टोर करनी है। अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी कुछ लाइब्रेरीज की। कौन सी लाइब्रेरीज हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको साथ साथ लिख लेते हैं। पीपीएनबी, आपको इन लाइब्रेरीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा है कि मेरे गिटहब पे पिप फाइल लॉक और रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल भी मैं जो है एक्सपोर्ट करके सेव कर दूंगा, ताकि किसी भी तरह के अगर आपने उसको इस्तेमाल करना है वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर को, तो आपको मसला ना हो। साथ में कमांड्स भेज दूंगा, आपने सिंपल कॉपी पेस्ट करके उनको जो है वो इस्तेमाल करना है, तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ppnb इंस्टॉल लैंग चेन। सबसे पहले तो लैंग चेन इंस्टॉल करेंगे, फिर करेंगे लैंग चेन कम्युनिटी, फिर हम करेंगे लैंग चेन ओलामा चेन कोर ग्रॉक। इसके आप डिफरेंट ग्रॉक की अपनी भी लाइब्रेरी आती है, उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ इजी कि हम लैंगचेन के थ्रू जो उसका पैकेज है या लाइब्रेरी है उसको इस्तेमाल करें। फैस सीपीयू, ये हमारी जो है वो लाइब्रेरी है फॉर स्टोरिंग द वेक्टर डेटाबेस। ये हमारी बेसिकली वेक्टर डेटाबेस है जो हमारा जो है वो सारा काम करेगी। और पीडीएफ प्लम्बर किस लिए, ताकि हम जो है अपने जो पीडीएफ के अंदर डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब मैं करता हूँ इसको एंटर। इट विल टेक सम टाइम सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के लिए। जैसे ही सारी जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती हैं, तो फिर हम वहां से अपना जो प्रोजेक्ट है वो रिज्यूम करेंगे। हाँ जी, अब हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शुरू करते हैं जी अपनी इंपोर्ट्स। इंपोर्ट करने के लिए मैं जो हूँ उसको जरा कॉपी पेस्ट करता हूँ, ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सेव हो जाए। मैं आपको बताता भी हूँ लाइन बाय लाइन के इंपोर्ट्स बेसिकली हैं क्या, और हम इनको क्यों और कहाँ इस्तेमाल करेंगे। हमने जो है अब अपनी नेसेसरी इंपोर्ट जो है वो कर लिए हैं। अब हम स्टेप 1 में, इस फेज के जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने करना है अपलोड एंड लोड रॉ पीडीएफ्स। उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे डायरेक्टरी। बेसिकली डायरेक्टरी बनाने का मतलब ये है कि जब फ्रंट एंड पे कोई यूजर जाके अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड करेगा, तो वो हमारे पास ये बैक एंड बेसिकली हम डेवलप कर रहे हैं काइंड ऑफ, तो यहाँ पर वो कहाँ सेव होगी। तो उसके लिए हमने एक डायरेक्टरी बनानी है। हम एक नया फोल्डर बनाएंगे पीडीएफ्स के नाम से। मैंने बताया कि जो फाइल अपलोड होगी वो यहाँ पर सेव होगी। अब हमने इसके बाद दूसरे स्टेप में ये करना है कि हमने दो बनाने फंक्शंस। हम बनाएंगे डेफ अपलोड पीडीएफ का फंक्शन। अभी इसको हम सिंपल सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं, और दूसरा हमने बनाना है लोड पीडीएफ का फंक्शन। अब इसमें फर्क मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली दोनों है क्या चीजें। अपलोड पीडीएफ का फंक्शन कब एक्ट करेगा, जब हमारा जो यूजर है वो जब एक फाइल जाके अपलोड करेगा, तो वो फाइल हमारे डेटाबेस में तो कहीं स्टोर्ड नहीं है। तो वो फाइल एक्चुअली एक राइटर के थ्रू, जहां पर हम उसे डेटा एक्सट्रैक्ट करके राइटर के थ्रू वो फाइल एज इट इज हम अपने पीडीएफ्स में स्टोर करेंगे एज इट इज। यहां पर अभी हमारे पास वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो यूजर के पास है। तो वो एज इट इज हमने कहीं सेव करनी है। अपलोड पीडीएफ जो है वो उसके थ्रू होगा। ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा कि जो फ्रंट एंड से फाइल आई है उसको सिंपल एज इट इज एज पीडीएफ उसको हमारे पीडीएफ डायरेक्टरी में, इस डायरेक्टरी में जो क्रिएट किया उसको स्टोर कर देगा। तो पहले फेज में जो अपलोड पीडीएफ थी, हमने एज इट इज जो फ्रंट एंड से पीडीएफ आई उसको लेके अपनी एक जगह पर अपने बैकएंड में सेव कर लिया पीडीएफ डायरेक्टरी में। अब उस पीडीएफ के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को निकाल के हमने डेटाबेस में स्टोर करना है। उसके लिए हमें लोड पीडीएफ की जरूरत है। और लोड पीडीएफ हम किस तरह काम करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको बताएंगे कि फाइल पाथ कहाँ है। फाइल पाथ हम इसके एज आर्गुमेंट लेंगे। ये पीडीएफ नंबर जो है इसको हमारा यहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको सिंपल अगर हम कॉपी पेस्ट कर दें, और इसको इस्तेमाल करने के बाद हमने पीडीएफ नंबर को बेसिकली क्या देना होता है, हमने फाइल पाथ देना होता है कि इस फाइल पाथ में जो एग्जिस्ट करती है पीडीएफ, उसमें से डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करो। तो लोडर हमारे पास आ गया है। अब डॉक्यूमेंट्स हमने निकालने हैं, वो किस तरह निकलेंगे, लोडर डॉट लोड मेथड जो है वो हम कॉल करेंगे, और यहाँ पर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोड हो चुके हैं।
और रिटर्न कर देंगे हम सिंपल इस डॉक्यूमेंट्स को, ताकि हम थोड़ी बहुत साथ साथ टेस्टिंग भी करते रहें कि हमारे फंक्शन जो है वो सही काम कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं कि हम एक फाइल जो है, जो पीडीएफ हमने एक्चुअली यूज करनी है, वो यहाँ पर लाके टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि लोड पीडीएफ बेसिकली काम कर किस तरह रहा है। अपलोड पीडीएफ तो तभी काम करेगा जब हम एक्चुअली में फ्रंट एंड से डेटा लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट पीडीएफ इसमें सेव करें या हम टेस्ट करना चाहें कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह शो होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह करना है। हम जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, हमने जाना है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की पीडीएफ जो है, उसको हम करेंगे डाउनलोड। ये यूनाइटेड नेशंस की जो फाइल है वो अवेलेबल होगी। ये देखें, ये 8 पेजेस की फाइल है, ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। टेस्टिंग पर्पसेस के लिए हम इस डॉक्यूमेंट को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मैं अगर इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करूं तो ये आपको नजर आ जाएगा। देखें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर मैं इसकी अब टेस्टिंग करना चाहूँ कि हमारा जो फंक्शन है वो काम कर भी रहा है कि नहीं, तो मैं देखता हूँ डॉक्यूमेंट्स इज इक्वल टू लोड पीडीएफ, और फाइल पाथ मेरा क्या है। मैं अगर यहाँ फाइल पाथ लिख लूँ और डॉट पीडीएफ, क्योंकि इसी डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर हम देंगे फाइल पाथ और यहाँ प्रिंट करेंगे लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हम देखेंगे कि इसकी हमारा सही जो है फाइल वो रीड हो भी रही है कि नहीं। अगर हम अपने दोबारा चेक करें तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, छोटा सा नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर 8 डॉक्यूमेंट्स है टोटल। हमें बेसिकली इस लोडर के बाद 8 यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो शो होने चाहिए। इसको टेस्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे लिखते हैं पाइथन वेक्टर डेटाबेस और देखते हैं ये किस तरह काम करता है। ये देखें, इसने बेसिकली बैकएंड पे क्या किया है, हमारी जो पीडीएफ नंबर के थ्रू फाइल लोड की है, और एंड पे ये 8 जो है वो हमें प्रिंट करा के दिया है। 8 जो है बेसिकली ये लेंथ ऑफ पेजेस हैं, ये लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस टाइम हमारे इस डॉक्यूमेंट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड हैं। तो 8 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे पास सेव हो चुके हैं। तो हमारे जो स्टेप 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। इसको हम कर देते हैं कमेंट, क्योंकि ये हमने टेस्टिंग की थी। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 जो है उसमें हमने चंक्स क्रिएट करने हैं, लेकिन उस चंक्स को क्रिएट करने से पहले, क्योंकि अब जरा हम रैक स्पेसिफिक डिस्कशन शुरू करने लगे हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम जाके पहले रैक की जो अपनी कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से उनको डिस्कस कर लें, उनको क्लियर कर लें। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि हम रैक का काम करने से पहले उसकी जो डिस्कशन है वो थोड़ी सी करेंगे, ताकि हम जो है उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। रैक बेसिकली होता क्या है, अगर आपको ऑलरेडी इसकी समझ है तो फील फ्री टू स्किप दिस सेक्शन। मैं बहुत बेसिक, बहुत ईजी अल्फाज में जो है रैक की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लाइक आई सेड, इफ यू नो दिस ऑलरेडी, प्लीज फील फ्री टू स्किप इनटू द नेक्स्ट सेक्शन, जहां पर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से मैंने अपने इम्प्लीमेंटेशन जो है वो छोड़ी है। तो रैग बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रैग असल में इस टाइम मेरे ख्याल से अगर एआई चैटबॉट वर्ल्ड में अगर आप बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है इस टाइम राइट नाउ वो रैग है। जब एक मॉडल ट्रेन होता है तो वो उसकी एक उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चैट जीपीटी, जीपीटी 4, जीपीटी 3, जेमिनाई, जो भी मॉडल्स ट्रेन हुए हैं वो किसी डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हैं। अब डेटा पे ट्रेन होने का मसला ये है कि आप उसको लाइव डेटा फीड नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है वो आप उसको फीड करते हैं और उस पर उसकी सर्टेन मैकेनिज्म्स के थ्रू उसकी ट्रेनिंग करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं। इसका लेकिन नुकसान ये है कि जब मॉडल ट्रेन हो चुका है, उसको समझ तो आ गई है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ लॉजिक या सेंस ऑफ कह लें कि अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई है, वो चीजें डॉट्स कनेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको उस इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ पूछेंगे ना जिससे पे वो ट्रेन हुआ है, तो वो फिर उसके लिए मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी मॉडल को लोकल में डाउनलोड करके उसे पूछूं कि आज डेट क्या है, तो वो नहीं बता सकता। आज वेदर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं तो वो नहीं बता सकता कि आज का वेदर क्या है, क्योंकि उसके पास आज के वेदर की, आज के डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं एग्जिस्ट करती। उनके पास एक पीछे कट ऑफ डेट तक, फॉर एग्जांपल कुछ मॉडल्स हैं उनकी अप्रैल 24 तक कट ऑफ डेट है, कुछ मॉडल्स हैं उनकी नवंबर 24 तक है। तो कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं कि कंपनी जब मॉडल ट्रेन कर लेती हैं फिर कुछ कुछ अरसे बाद उनको रिफ्रेश करती रहती हैं, ताकि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो है उनको पता चल सकें। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट अभी यूएस में इलेक्शन हुए हैं। अगर तो किसी मॉडल की ट्रेनिंग जो है वो मार्च 2024 तक हुई हुई है, तो जो उसके बाद के इवेंट्स दुनिया में हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है। अगर मैं उस मॉडल को लोकली डाउनलोड करके इंटरनेट की एक्सेस दिए बगैर पूछूं कि हु वन द रीसेंट यूएस इलेक्शंस, तो वो उसके पास उसका जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उसके पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो हेलुसिनेट करेगा अपनी तरफ से कुछ जिब्रिश जो है वो या गार्बेज जो है वो क्रिएट करेगा, लेकिन एक्यूरेट आंसर उसके पास अवेलेबल नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें रीसेंट या प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रीसेंट इवेंट्स की, वो नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक और मसला है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी अपनी कंपनी है
मेरा अपना पर्सनल डेटा है, वो मैं अपने मॉडल को ट्रेन करके पब्लिक एक्सेस नहीं कराना चाहता, या मैं वो शेयर ही नहीं करना चाहता किसी और के साथ। मेरा फॉर एक्स वाई रीजंस हेल्थ केयर का डेटा है, कोई और प्राइवेट एजेंसी का इंफॉर्मेशन है, ये जो भी मेरी कंपनी के अंदर, जो आप किसी भी कंपनी के जो डेटा होता है वो सीक्रेट होता है उसकी अपने लिए, वो कभी सारा डेटा शेयर नहीं करता। कुछ इन्फॉर्मेशन एनोनिमाइज करके उसको मास्क करके वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो आप कभी, या आपसे मुराद जो कंपनीज कभी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करती। अब इस तरह के मॉडल को अगर आपने इस तरह के डेटा के साथ यूज करना है, तो फिर आप किस तरह करेंगे? क्योंकि ट्रेनिंग आप उनसे करा नहीं सकते उस मॉडल की, क्योंकि जब आप ट्रेन करा के किसी दूसरे को कहेंगे कि इस्तेमाल करो, या तो वो फिर उसके पास इंफॉर्मेशन भी चली जाएगी। तो ट्रेन कराना है तो सिर्फ आप अपने स्पेसिफिक डेटा पे कराएं, लेकिन यूजुअली इतना बड़ा डेटा होता ही नहीं है कि ट्रेन कराएं। अगर तो मेरी कंपनी में 100 बंदा है और 100 बंदे की इंफॉर्मेशन मैं उसमें स्टोर करता हूँ, तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग होगी ही नहीं कि वो जनरल मसले जो है उनको सॉल्व कर सके, क्योंकि जितना बड़ा डेटा सेट होता है उतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो इसका हल ये होता है कि आप एक ऐसा पाइपलाइन सेटअप करते हैं, जो कि हम करेंगे, जिसका काम रैग है, कि आप एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसको देते हैं और उसको एलएलएम को बगैर ट्रेन किए एक ऐसा सेटअप बना देते हैं कि वो एलएलएम को आप कहते हैं कि जो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ना, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से आपने जवाब देना है, इसके अलावा बाकी बातें आपने नहीं करनी, इसके अलावा आपने ये इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करनी। क्यों नहीं कर सकता? वो शेयर ही नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट जो आप, जो डेटा एग्जिस्ट करता है, ये आप खुद उसको पास करते हैं, खुद एक पाइपलाइन सेटअप करते हैं जिसको रैग पाइपलाइन कहते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट में सेटअप करेंगे। आपको समझ आएगी कि कैसे सिर्फ स्पेसिफिक डेटा जो है वो हम उसको एलएलएम को देते हैं और उसमें से वो जवाब देता है। तो एलएलएम के पास ना डेटा हम ट्रेन कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको कॉन्टेक्स्ट बना के दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हैरी पॉटर की किसी नॉवेल की बात करें, अब अगर तो हम एज्यूम करें, ऑफ कोर्स हैरी पॉटर तो पब्लिकली अवेलेबल है, तो जब जो भी मॉडल ट्रेन हुआ होगा उसके पास ऑफ कोर्स उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि हैरी पॉटर की जो नॉवेल का जो नॉवेल है वो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, अब हैरी पॉटर के नॉवेल में से अगर आपने उससे जवाब पूछना है एलएलएम से, और उसे कहें कि मुझे हैरी पॉटर के वालिद साहब का या बाप का नाम बताओ, तो वो पूरा नॉवेल उसको साथ देने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा नॉवेल है, पता नहीं 500-700 पेजेस का, और इसमें से मुझे ढूंढ के बताओ कि कौन सा जो है हैरी पॉटर के बाप का नाम क्या है। तो ये एक एफिशिएंट अप्रोच नहीं है। क्यों अप्रोच नहीं? क्योंकि पहले तो इतना ज्यादा डेटा आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, मॉडल्स एलएलएम्स इतना डेटा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। दूसरा ये कि इतनी इनएफिशिएंट अप्रोच है कि एक डेटा पॉइंट के लिए, एक सवाल के लिए आपने पूरा जो है उसको नॉवेल दिया है। तो होता क्या है, रैग क्या करता है कि वो वाली इंफॉर्मेशन या वो वाले पार्ट्स जो है वो सिर्फ एक्सट्रैक्ट करता है, जो कि जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है कि ये इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करे। तो 700 पेजेस की बजाय वो सिर्फ 1 या 2 पेज जहां पर हैरी पॉटर की फैमिली या उसके अब्बू या अम्मी का डिस्कशन हो, ये सिर्फ वो डेटा निकालता है और वो फिर एलएलएम को देता है कि यार ये सवाल है कि व्हाट वाज हैरी पॉटर्स फादर्स नेम, और ये कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ यहाँ मेंशन है उसकी फैमिली का नाम, तो उसमें से आप सेंस बना के खुद जो है वो जवाब दो। ये बेसिकली काम होता है रैग का, जिसको मैंने पहले बताया, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रिट्रीवल पार्ट ये होता है कि जब बड़े चंक में से आप रिट्रीव करते हैं सिर्फ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए आंसर देने के लिए। ऑगमेंटेड पार्ट ये होता है कि जब आप क्वेरी पूछते हैं तो उसमें वो जो आपने रिट्रीव किया है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो ऑगमेंट हो जाती है। अब क्वेरी क्या होती है कि ये सवाल है, ये जवाब देने का कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर कहीं जवाब है, इन दोनों के अंदर से तुम जो है वो जवाब दो। एलएलएम फिर इस तरह काम करता है। तो आप उस प्रॉम्प्ट के अंदर ही कॉन्टेक्स्ट भी देते हैं। तो ये हो गया ऑगमेंटेशन। और फिर जनरेशन ये होती है ऑफ कोर्स जब एलएलएम जवाब देता है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, रिट्रीवल जब डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, ऑगमेंटेशन जब प्रॉम्प्ट के साथ आप उसके सिमिलर जो डेटा है पॉइंट्स वो देते हैं, और जनरेशन फिर एलएलएम जो जवाब देता है। तो यहाँ पर देखिए, मॉडल्स आर ट्रेन अप टू लिमिट, इसके बारे में हमने बात की। प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस नहीं होती, इसकी हमने बात की। अगर हम स्पेसिफिक सोर्सेज में से आंसर देना चाहते हैं तो वो हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह कर सकते हैं, रैग उसमें हेल्प करता है। हेलुसिनेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा है कि अगर किसी मॉडल के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो बहुत कम ऐसा होता है, इट इज ऑलमोस्ट नेवर द केस कि वो कह दे कि जी मुझे नहीं पता। वो कुछ ना कुछ आए बाएं शाएं करके जो है वो आपको जवाब देगा। इसको कहते हैं हेलुसिनेशंस। तो वो हेलुसिनेट करता है, विच इज ऑफ कोर्स बैड। यू डोंट वांट टू गेट गार्बेज डेटा जो कि आपका जो है रिस्पॉन्सेज या आपकी एफिशिएंसी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव बनाए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये सिमिलैरिटी पता कैसे चलती है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि किसी मॉडल को या किसी सिस्टम को पता कैसे चलता है कि ये चीज यहाँ मेंशन्ड है। वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है वेक्टर एम्बेडिंग्स से। और वेक्टर एम्बेडिंग्स बेसिकली क्या होती हैं कि जब आप टेक्स्ट देते हैं, जो रॉ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है,
उसका कॉन्टेक्स्ट समेत उसके अंदर बात क्या हुई है एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बना देता है एक मशीन लर्निंग मॉडल। जैसे मैंने बताया आपको कि हम डीप सीक दो जगह यूज करेंगे, एक ओलामा से यूज करेंगे, वो वेक्टर एम्बेडिंग्स के लिए ओलामा से यूज करेंगे, और जब हम जवाब जनरेट करेंगे तो वो हम ग्रॉक के थ्रू यूज करेंगे। तो वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं कि कॉन्टेक्स्ट के साथ, जो सिर्फ ये नहीं बताता कि टेक्स्ट में क्या क्या मेंशन है, उस टॉपिक पे बात क्या हो रही है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ एप्पल की, अगर मैं ये जुमला बोलूं फॉर एग्जांपल, आई लाइक ईटिंग एप्पल, या आई लाइक ईटिंग भी छोड़ दें, आई लाइक एप्पल, इट इंप्रूव्स माई हेल्थ। तो अब ये किसी भी इंसान को आप बताएंगे तो उसको फौरन समझ आ जाएगी कि मैं एप्पल कंपनी की बात नहीं कर रहा, एप्पल फ्रूट की बात कर रहा हूं। तो इस तरह ये हमारे जहन के अंदर जो है कॉन्टेक्स्ट समेत हमें इंफॉर्मेशन पता है कि अगर तो हेल्थ की, अगर तो फ्रूट्स की, अगर तो ईटिंग हैबिट्स की बात हो रही है, तो फॉर श्योर वहां पर एप्पल का मतलब सेब है, वहां एप्पल का मतलब वो टेक जायंट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई लाइक एप्पल, इट इंप्रूव्स माई प्रोडक्टिविटी व्हाइल आई एम वर्किंग, तो यहां पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, शायद यहां पर भी फ्रूट की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि यार बेट करो कि इस टाइम एप्पल की क्या बात हो रही है, तो आई वुड ऑलवेज बेट कि यार यहाँ पर एप्पल गैजेट्स की बात हो रही है, आईफोन की, मैक की, आईपैड की, इसकी बात हो रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या करती हैं कि इस टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टोर कर देती हैं इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या करता है कि जो आपका सिस्टम होता है रैक पाइपलाइन, वो चेक करता है सिमिलैरिटी कि इस सवाल से मिलते जुलता डेटा कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस तरह के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और उस डेटा पॉइंट से मिलता जुलता डेटा जो है वो फिर आपको रिट्रीव करके ला के देता है। और वो रिट्रीव डेटा फिर आप अपने एलएलएम को देते हो कि यार जो सवाल पूछा था वो ये है, ये रिट्रीव डेटा है कि इसके अंदर वो जवाब मौजूद होगा, उसके अंदर से वो जो जवाब है वो निकाल के मुझे दो। तो ये आपकी एंड टू एंड जो है वो रैक पाइपलाइन है। वेक्टर एम्बेडिंग्स जो है वो, जैसे मैंने कहा, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। यह क्या करती है, इट कैप्चर्स मीनिंग्स एंड रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप भी मेंशन करता है कि अगर ये बात हो रही है तो इसका मतलब ये चीज की बात हो रही है, अगर यहाँ पर ये डिस्कशन हुई है तो इसका मतलब ये है। सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं होता कि एप्पल लिखा गया तो उसका लिटरल मीनिंग क्या है, बल्कि उसका मेटाफोरिकल या इस तरह जो कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंग है वो क्या है। एंड इट हेल्प्स मशीन लर्निंग मॉडल्स अंडरस्टैंड, या इट हेल्प्स कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड टेक्स्ट एफिशिएंटली। वो एफिशिएंट जो है वो टेक्स्ट समझ लेते हैं। यहाँ अगर मैं हाई लेवल पाइपलाइन की बात करूं, तो जिस तरह देखिए यहाँ क्वेश्चन हमारा इनपुट है, यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि ये ब्लू पीडीएफ, ये जो ब्लू फाइल्स का जो मैंने शो किया, ये आपकी समझ लें कि पीडीएफ फाइल्स हैं जो आपके सामने से आपके यूजर ने दी हैं। उन फाइल्स को वो ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स में, जो भी हमने पहले किया था और हम आगे करेंगे भी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में इंडेक्स करके स्टोर कर देगा हमारी डेटाबेस में। जब हम सवाल पूछेंगे, जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन किया, तो बेसिकली क्या करेगा ये डेटाबेस, उससे मिलते जुलते डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सिर्फ वो देगा। अगर तो 700 डॉक्यूमेंट की फाइल है तो वो 700 डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा, वो टॉप 2 या 3 वो आप खुद कन्फिगर कर सकते हैं। अगर आपको टॉप 3 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, टॉप 10 चाहिए, टॉप 1 चाहिए, वो आपने खुद कन्फिगर करना है, वो आपके अपने ऊपर है। वो हम कोड में भी आपको मैं करके भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे कन्फिगर कर सकते हैं। तो वो आपके टॉप 3 या 4 जो मोस्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिनके अंदर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर जवाब होगा, सिर्फ वो टॉप या 2 या 3 वो आपको दे, उसको आप कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। यहां पर वो कॉन्टेक्स्ट विंडो आपकी बढ़ गई, सवाल चला गया एलएलएम के पास और उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो चलेगी कि यार इसके अंदर जवाब है, और फिर वो आपको आंसर देता है। तो ये एक हाई लेवल एंड टू एंड रैक की पाइपलाइन है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, अगर आपको लग रहा है स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज्ड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा जीमेल एड्रेस कनेक्टेड है, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर कनेक्टेड है, जहां पर एक कम्युनिटी हम एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो फील फ्री कि आप उसको ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछें, हम इसको इन डेप्थ जो है डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दफा अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से समझ लिया तो आपके चैटबॉट्स बनाने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या आपका जो थॉट्स हैं वो बहुत बड़े लेवल पे चले जाएंगे। आपको बहुत डिफरेंट आइडियाज जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और आप बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल पे सोचेंगे कि कहाँ कहाँ मसला हल कर सकते हैं, क्योंकि एआई इस टाइम बिल्कुल न्यू है। और जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने का सोच सकते हैं, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा इन योर ओन पर्सनल लाइफ भी, और इन योर एआई लर्निंग जर्नी भी, कि आप जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया रैग। अब हम चलते हैं दोबारा अपने टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन पे, जहां पर हमने इसको छोड़ा था। तो जैसे मैंने बताया कि हमने डॉक्यूमेंट लोड कर दिया, अब उसको चंक बनाने की जो है वो हमारी बारी है। अब चंक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने चेक किया है पीछे कि 8 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। हमने उन 8 डॉक्यूमेंट्स को फर्दर स्प्लिट करना है छोटे छोटे चंक्स में, ताकि वो छोटे छोटे चंक्स एफिशिएंटली हमारी डेटाबेस में स्टोर हो सके। अब उसके लिए क्या करना है, हमें क्रिएट चंक्स का अगर हम यहाँ फंक्शन बनाए, और क्रिएट चंक्स के फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ से रीड किए हैं ना, लोड पीडीएफ जो हमें डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है,
वो हम पास करेंगे यहाँ पर, और ये हमें बेसिकली क्या करेगा, ये हमें चंक्स क्रिएट करके देगा। ये हमें करेगा रिटर्न चंक्स या टेक्स्ट चंक्स बेसिकली। तो हमने यहाँ पर ऐसे को लॉजिक लिखनी है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चंक्स में क्रिएट हो जाए। यहाँ पर हमें चाहिए रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। अब हमारे पास डेटा जो आ चुका है डॉक्यूमेंट्स में, वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। अब हमने उस टेक्स्ट को फर्दर जो है वो हमने चंक्स में डालना है, ताकि उन चंक्स को हम अपनी डेटाबेस में स्टोर कर सकें। अब हम चलते हैं टेक्स्ट स्प्लिटर, ये हमें चलेगा रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर यूज करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेटअप करनी है। तो ये तीन चीजें हमने टेक्स्ट स्प्लिटर में जो है वो कॉन्फ़िगर करनी है। चंक साइज, अब बेसिकली क्या है कि कितने वर्ड्स का आपने एक चंक बनाना है, ये बहुत डिफरेंट होता है डिफरेंट यूज केस के लिए। अगर तो आपको लगता है कि आपने बहुत स्पेसिफिक या बहुत कंसाइज जवाब आपको चाहिए, तो आप चंक साइज छोटा रखते हैं। अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट जो आपका है उसकी एक एक लाइन में पूरी पूरी चीज समझ आती है, तो फिर आप टेक्स्ट चंक साइज जो है वो छोटा रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कॉन्टेक्स्ट विंडो थोड़ी बड़ी देनी है, जो कि यहाँ पर हम सेटअप करेंगे, तो फिर आपको चंक साइज थोड़ा थोड़ा सा बड़ा देना पड़ेगा। ये ऑफ कोर्स इस पे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है। इसको आप टेस्ट एंड ट्राई करके चंक साइज बढ़ा के देख सकते हैं, चंक साइज कम करके देख सकते हैं कि किस तरह आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो रही है। मैंने जो डिफरेंट तरीके से टेस्टिंग की, मुझे जो बहुत अच्छा जो डिसेंट रिजल्ट आया वो आया 1000 चंक्स चंक साइज पे। ताकि इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक चंक के अंदर 1000 कैरेक्टर्स होंगे। दूसरा जो हमारे पास जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो है चंक ओवरलैप। चंक ओवरलैप का मतलब है कि जब आप 1000 कैरेक्टर्स का ब्लॉक निकालेंगे टेक्स्ट का, तो पिछले कितने आए टेक्स्ट और नेक्स्ट टेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो कितने इंक्लूड करने हैं। तो वो इसको कहते हैं ओवरलैप, कि दो चंक्स के बीच में ओवरलैप क्या होगा। तो जो बीच में ओवरलैप है वो भी कॉन्फ़िगरेबल है। हम रखेंगे, या कम से कम मुझे जो सबसे बेहतर जिस पे रिस्पॉन्स आया वो था 200, इसलिए हम 200 रखेंगे। फील फ्री टू चेंज दिस, फील फ्री टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स आउट, एंड इफ समथिंग वर्क्स बेटर देन दिस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट इंडेक्स, वो हम रखेंगे ट्रू, ताकि हमारी जो है वो इंडेक्सिंग अच्छी हो। यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब हमने करना बेसिकली क्या है, टेक्स्ट चंक्स हमने किस तरह क्रिएट करनी है। टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स कौन से स्प्लिट करने हैं, जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो बड़ा इसी है, हमने चंक्स क्रिएट कर लिए, उसके हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली, 1000 चंक साइज, चंक ओवरलैप, स्टार्ट इंडेक्स, ये हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को टेस्ट भी करें, तो टेक्स्ट चंक्स इज इक्वल टू, हम इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं क्रिएट चंक्स, और ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आ रहा है जो हमने लोड किए हैं। और हम यहाँ प्रिंट करते हैं, हम इस कोड को दोबारा रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा किस तरह शो होता है। अब देखें कितनी जल्दी रिस्पॉन्स आया, क्योंकि पहले जो हमारा लोडिंग वाला फेज था वो हो चुका है। अब पीडीएफ पेजेस जो है वो 8 है हमारे जिस तरह फाइल के अंदर है, और चंक्स हमारे 16 है। तो इसकी वजह से, क्योंकि हमने बेसिकली एक पेज को फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया है, हमने फर्दर जो चंक साइज था वो हमने इस तरह सेटअप किया ताकि हमारे जो एक पेज से भी छोटे जो हैं वो चंक्स हों, और हमारे एलएलएम को डेटा अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अब हमने जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने सेटअप करना है एम्बेडिंग मॉडल यूजिंग DeepSeek R1 विद ओलामा। अब हमारा मेन इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो आ चुका है। हमने यहाँ पर बेसिकली यूज करना है अपना DeepSeek R1 यूजिंग ओलामा। और DeepSeek R1 क्यों यूज करना है, कि क्योंकि अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं हमारा जो आर्किटेक्चर था, ये हमने यहां तक काम कर लिया। ये देखिए नॉलेज सोर्स आई थी, फिर ये चंक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे, ये हमने चंक्स क्रिएट कर लिए। अब एम्बेडिंग बनाना है, और एम्बेडिंग के लिए यहाँ पर आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल की जरूरत है। वो बेसिकली कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसको समझ होती है कि अच्छा इसके बारे में बात क्या हो रही है। अब यहाँ पर जो मॉडल हमने इस्तेमाल करना है एम्बेडिंग बनाने के लिए अपने डेटाबेस में स्टोर करने से पहले, यहाँ पर हम यूज करेंगे DeepSeek R1, लेकिन वो DeepSeek R1 हम यूज करेंगे ओलामा के थ्रू। दो तरीके हैं यहाँ पर हम कर रहे हैं DeepSeek R1 यूजिंग ओलामा। तो ओलामा सेटअप करने के लिए ओलामा की इन डेप्थ वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, मैं अब यहाँ पर लिंक भी कर दूंगा। कोई बहुत उसको सिर्फ सेटअप करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसकी बहुत पावरफुल टूल है ओलामा, इससे बहुत ज्यादा काम आप कर सकते हैं। तो मेरी स्टेप बाय स्टेप पूरा एक काइंड ऑफ जीरो टू हीरो गाइड कह दें या क्रैश कोर्स कह दें, वो मैंने अपलोड किया है। तो आई हाईली सजेस्ट दैट यू वॉच दैट वीडियो, उससे आप बहुत ज्यादा सीखेंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोकल सेफ सिक्योर एंड फास्ट वे में हर मॉडल यूज करना जो ओलामा लाइब्रेरी पे अवेलेबल है, एंड ट्रस्ट मी देयर आर मोर देन लाइक हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स आर अवेलेबल देयर, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस वन। उसका सेटअप करना बड़ा आसान है, आपने सिंपल ओलामा डाउनलोड करना है और उसको रन करना है। बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें टॉप पे, तो ये मेरा ओलामा का आइकॉन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ओलामा जो है वो बैकएंड पे रनिंग है। यहाँ पर मैंने बताना है ओलामा का मॉडल, ओलामा मॉडल नेम, यहाँ ओलामा मॉडल नेम बताएंगे। और वो हमारा मॉडल नेम जो है, अगर हम ओलामा की वेबसाइट पे जाएं, ये आ गया हमारा DeepSeek R1
यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं। 1.5 बिलियन, 7 बिलियन, दे आर ऑल फ्री टू यूज। जैसे मैंने कहा, ओलामा इज इनक्रेडिबल टूल। अप टू 671 बिलियन, जिसकी जीबी जो है वो 404 है। तो हमारा हार्डवेयर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के किसी नॉर्मल लैपटॉप पे वो काम करेगा। इट इज क्वाइट हैवी। तो आप अपनी मर्जी से जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव यूज्ड 8 बिलियन, 14 बिलियन, 32 बिलियन, बट टिल 32 बिलियन इट स्टार्ट्स गेटिंग स्लो। तो मेरे ख्याल से जो स्वीट स्पॉट है वो 7 से 14 बिलियन के दौरान है। अगर आपके पास बहुत अच्छा लैपटॉप है तो देन यू कैन ऑल्सो ट्राई 14 बिलियन से आगे जाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से 7 टू 14 बिलियन जो है ये एक अच्छी रेंज है। जो आपके 1.5 बिलियन तो मेरे ख्याल से किसी भी लैपटॉप पे काम करना चाहिए जो नॉर्मल डिसेंट लैपटॉप है। 7, 8, 14 बिलियन ये एक अच्छी रेंज है जहां पर आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत क्विक भी होते हैं। मेरा ये गोल है कि ताकि सारे लोग इसको मॉडल को या इस प्रोजेक्ट को लोकली इस्तेमाल कर सकें, इसलिए आई वुड गो विद 1.5 बिलियन पैरामीटर्स वाला DeepSeek R1, which is 1.1 gigs, and it should easily be runnable on your local PC no matter how old it is, क्योंकि बहुत लाइट वेट है। तो हम यूज करेंगे 1.5 बिलियन पैरामीटर्स वाला। अब हम दोबारा चलते हैं अपने कोड की तरफ। और क्योंकि हमने 1.5 बिलियन यूज करना है तो हम इसकी इस तरह कोलन के बाद 1.5 बिलियन जो है वो हम इसको यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे कि हमें 1.5 बिलियन वाला जो है वो मॉडल यूज करना है। हमें बेसिकली अब चाहिए डेफ। हमने फंक्शन डिफाइन करेंगे गेट एम्बेडिंग मॉडल। किस मॉडल की हमें से हमने एम्बेडिंग्स बनानी है। एम्बेडिंग्स हम रिटर्न करेंगे और ओलामा एम्बेडिंग्स हमने यहाँ इंपोर्ट की होंगी। ये देखें ओलामा एम्बेडिंग्स, इसको हम सिंपल जो है वो यहाँ करेंगे पेस्ट। और ये मॉडल बेसिकली जो है हमारा अब टेक्स्ट से वेक्टर एम्बेडिंग जो है वो ये मॉडल हमारा बनाएगा। ये मॉडल नेम जो है वो हमने यहाँ दिया हुआ है और मॉडल नेम जो है वो हमारा DeepSeek R1 जो है वो सेटअप होगा। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज जहन में रखनी है कि आप कोशिश करें कि ओ लामा जो है यहाँ पर इसका आइकॉन नजर आ रहा है। अगर आपका नजर नहीं आ रहा तो मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कि उसको किस तरह डील करना है ओलामा सिर्फ यूज करके। अगर आपसे ओलामा सेटअप में इशू है तो लाजमी है वो वीडियो देखनी, उसमें सारी चीजें इन डेप्थ डिटेल मैंने डिस्कस की है। और यहाँ से फिर हम रिटर्न करेंगे एम्बेडिंग मॉडल। इस मॉडल को यूज करके अब हमने क्या करना है कि जो चंक्स बनाए हैं, ये जो हमने टेक्स्ट चंक्स जो है बेसिकली बनाए हैं, इसको अगर हम यहाँ प्रिंट ना भी करें, इसको कमेंट कर दें, इसको भी अगर हम PDF पेजेस वाले को भी कमेंट कर दें, तो बेसिकली ये जो हमने टेक्स्ट चंक्स बनाए हैं इसको अब हमने एम्बेडिंग्स में क्रिएट करना है। और एम्बेडिंग्स में क्रिएट करके हमने जो फैस्ट जो वेक्टर डेटा स्टोर है उसमें हमने सेव करना है, फैस्ट डेटाबेस। और इसका पाथ क्या होगा, हमने देना है वेक्टर स्टोर। ये भी हमारे लोकल में सेव होगा। यहाँ पर अभी आपको राइट पे, सॉरी लेफ्ट पे आपको एक जो है वो फोल्डर नया नजर आएगा, DB फैस्ट। इसके अंदर हमारे जो है वो फाइल होगा। और फैस डेटाबेस के नाम से अगर हम अपना वेरिएबल बनाएं तो होगा फैस। यहाँ पर हमने इंपोर्ट भी किया हुआ है, ये देखें लैंगचिन कम्युनिटी वेक्टर स्टोर से हमने फैस इंपोर्ट किया हुआ है, फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमिलैरिटी सर्च। फैस फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, किस डॉक्यूमेंट्स को हमने स्टोर करना है, चंक्स जो है वो हमने क्रिएट किए, इनको हमने स्टोर करना है फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट चंक्स। और किस मॉडल के थ्रू एम्बेड करना है, इस मॉडल के थ्रू, एम्बेडिंग मॉडल जो हमने रन किया है। ये देखें गेट एम्बेडिंग मॉडल और ओलामा मॉडल नेम, इस मॉडल के नाम के थ्रू ये R1 जो एग्जिस्ट करता है इसको हमने रन करना है। और इनको क्या करना है, इन सब के साथ एम्बेडिंग्स तो क्रिएट हो गई, इसके साथ हमने बेसिकली करना है फैच DB डॉट सेव। कहाँ सेव करना है, लोकल में। और लोकल में किस जगह सेव करना है, ये DB जो पाथ है इधर। ये हमारा जो फेज 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। इजीली लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब मैं जब इस कोड को रन करूंगा तो इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन देन आई शुड सी अ डायरेक्टरी ऑन द लेफ्ट पेन जो कि वेक्टर स्टोर होगी। तो करते हैं अपने टर्मिनल क्लियर एंड देन वी रन द कोड पाइथन वेक्टर डेटाबेस और लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। डिडंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और ये अगर आप देखें कि हमारा वेक्टर स्टोर जो है वो सेटअप हो चुका है, वेक्टर स्टोर स्लैश DB फैस्ट जिस तरह हमने यहाँ नाम रखा था। हमारे दो फाइल्स हैं, एक पिकल फाइल और एक इंडेक्स की फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है हमें कि किस तरह स्टोर करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी डेटाबेस जो है वो सेटअप हो चुकी है। फेज 2 अब हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने चंक्स क्रिएट किए, हमने फाइल लोड की, हमने उन चंक्स की एम्बेडिंग्स बनाई यूजिंग एन एम्बेडिंग मॉडल। हमने वी यूज DeepSeek R1 व्हिच इज द बेस्ट रीजनिंग मॉडल इन द वर्ल्ड राइट नाउ यूजिंग ओलामा। एम्बेडिंग्स को हमने सेव किया है अपने फैस्ट डेटाबेस में जिसको हमने वेक्टर स्टोर में इस फोल्डर में सेव किया। यहाँ पर हमारा फेज 2 का खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज पे। इसमें हमने रैग पाइपलाइन सेटअप करनी है। तो अगर हम यहाँ बनाएं अपने आप फाइल रैग पाइपलाइन डॉट py और हम चलें तो देखें LLM सेटअप करना है यूजिंग ग्रॉक। और
अब एलएलएम सेटअप करने के लिए जैसे मैंने बताया कि ओलामा तो हम यूज कर रहे हैं। दूसरा तरीका जो है जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है यूजिंग ग्रॉक। ग्रॉक बेसिकली एक कंपनी है या एक प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अपने हार्डवेयर पे, जिस तरह हम डीप सी कार्बन अपने लोकल पे यू रन कर रहे हैं, उसी तरह उन्होंने एक अपने हार्डवेयर पे मॉडल्स आर1 डीप सी के अलावा बहुत इनक्रेडिबल जो ओपन सोर्स हैं सारे रन करके हमें अलाउ किया हुआ है कि हम एपीआई की के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इस्तेमाल कर सकें। और उनके रिस्पॉन्सेज जो है वो बहुत फास्ट हैं और उनके बड़े मॉडल्स वो रन करते हैं क्योंकि डेडिकेटेड उनका काम ही यही है जो है वो सिर्फ एलएलएम मॉडल जो है वो रन करें। तो GROQ ग्रॉक क्लाउड में अगर आप जाएंगे तो ये देखें मेरा तो इसने खोला है डायरेक्ट एपीआई की है। अगर आप प्लेग्राउंड पे क्लिक करेंगे लॉगिन करके, अगर आपको लॉगिन नहीं हुआ हुआ साइन अप कर लें, इट इज वेरी इजी, सिंगल 1 या 2 क्लिक्स में हो जाएगा। यहाँ टॉप राइट पे आपको डिफरेंट मॉडल्स होंगे नजर आएंगे। विस्पर मॉडल है ओपन एआई का बेस्ट में ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है, विस्पर, मिस्ट्रल, लामा 3 विजन। और ये अगर आप टॉप पे देखें तो ये डीप सीक R1 का डिस्टिल्ड जो मॉडल है लामा के साथ उन्होंने डिस्टिल किया हुआ है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने एपीआई की बनानी है तो आप एपीआई कीज में आए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक एपीआई की बनाई हुई है। और अगर आपने नहीं बनाई हुई तो क्रिएट एपीआई की के साथ आप इसको क्रिएट करें। और उसके बाद आपने करना क्या है कि अपने इस फोल्डर में जहाँ पर आप अपना कोड लिख रहे हैं, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनानी है .env के नाम से। इस फाइल के अंदर लिखना है आपने grok अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की। यहाँ पर जो आपने कॉपी की हुई है अपनी एपीआई की उसको पेस्ट करना है। हाँ जी, तो मैंने अपनी env फाइल में जो है वो अपनी एपीआई की स्टोर कर ली है, जैसे मैंने कहा है कि आपने किसी से शेयर नहीं करनी। इसको अब दो तरीके हैं यूज करने के। मेरा क्योंकि मैं पिप env यूज करता हूँ तो ये ऑलरेडी खुद ही इस फाइल को लोकेट करके इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको एनवायरमेंट वेरिएबल्स बनाता है। लेकिन अगर आप ये यूज नहीं करते तो मैं यहाँ एक लोड .env के नाम से एक पैकेज है वो मैं लिख दूंगा, मैं उसको रिक्वायरमेंट्स .txt में भी डाल दूंगा। इस कमांड को जो है आपने अनकॉमेंट करके कोड रन करना है तो आपका कोड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स जो है वो रन हो जाएगा। कुछ थोड़ी सी इंपोर्ट्स करेंगे हम। इंपोर्ट करने के लिए हम आ जाएंगे ऊपर और इंपोर्ट सबसे पहले जो हमने इंपोर्ट करना है वो ये करना है कि लैंगचेन ग्रॉक को यूज करके हमने चैट ग्रॉक यूज करना है, LLM मॉडल और चैट ग्रॉक। और यहाँ पर अब आपने बताना है कि कौन सा मॉडल आपने ग्रॉक के थ्रू यूज करना है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा यहाँ पर आप प्लेग्राउंड पे जाएं तो आपने देखा है कि यहाँ बहुत ज्यादा मॉडल जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल आपने यूज करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसकी की यहाँ मेंशन्ड है ना, एग्जैक्ट आपने वही लिखना है। और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। तो ये हमारा मॉडल बड़ा सिंपली, क्योंकि हमने खुद तो कुछ करना नहीं है, सारा काम ग्रॉ कर रहा है, हमने सिर्फ एपीआई सेटअप करनी है एपीआई की, और उसके थ्रू हमने जो है वो उसको रिक्वेस्ट भेजनी है, वो हमने सेटअप कर लिया है। यहाँ पर हमारा एलएलएम मॉडल जो है वो भी सेटअप हो चुका है। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो हो चुका है। हमने अब करना है स्टेप 2 में रिट्रीव डॉक्स। हमने बेसिकली क्या करना है कि जो क्वेरी हम उसको देंगे अपने मॉडल को, उस क्वेरी से सिमिलर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसने रिट्रीव करने हैं। और वो किस तरह रिट्रीव करने हैं वो हमारे बड़ा सिंपल मेथड है, उसको हम यूज करेंगे डेटाबेस के फैश डेटाबेस के अंदर। वो हम सबसे पहले लिखते हैं एक फंक्शन, यहाँ पर हम करेंगे पास फिलहाल, क्योंकि हमने कुछ इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट क्या करना है, हमने वेक्टर डेटाबेस से इस जो फैश डीबी है इसको करना है हमने इंपोर्ट, क्योंकि इसके थ्रू हमने इस्तेमाल करना है फ्रॉम वेक्टर डेटाबेस इंपोर्ट फैश डीबी। हमने बेसिकली इस फैश डीबी को यूज करके जो हमारी वेक्टर डेटाबेस है इससे हमने रिट्रीव करना है। तो हम क्या करेंगे, फैशडीबी डॉट सिमिलैरिटी सर्च जो है इसका एक मेथड है उसको यूज करेंगे। सिमिलैरिटी सर्च करेगा कि इससे सिमिलर कौन से डॉक्यूमेंट्स और उनको गेट बैक करेगा। यहाँ पर मैंने इन डेप्थ वेक्टर स्टोर क्या होता है, सिमिलैरिटी सर्च क्या होता है, वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होते हैं, इनको मैंने और बहुत ही इन डेप्थ जो है वो डिस्कस किया अपनी एक वीडियो में, वेक्टर व्हाट आर वेक्टर स्टोर्स, और सिमेटिक सर्च को भी डिस्कस किया है, वो मैं लिंक कर दूंगा। आई हाईली सजेस्ट यू आल्सो टू वॉच दैट वीडियो। उसमें आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वंस एक दफा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आई कैनॉट टेल यू हाउ मच यू विल बी एबल टू थिंक। आपको कितनी समझ आ जाएगी कि कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है या किस किस तरह के आप प्रोजेक्ट्स जो बना सकते हैं। तो आपकी थिंकिंग जो है वो बढ़ जाती है। जब आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी थिंकिंग जो है वो ग्रो करती है, और फिर आप आराम से उनसे मुख्तलिफ जगह पर अपने जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखना है क्वेरी, हमें किससे सिमिलर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस क्वेरी से सिमिलर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वो रिट्रीव करेगा और उन डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट हम सिंपल जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स रिट्रीवर हो गया। अब डॉक्यूमेंट रिट्रीवर के बाद हमने क्या करना है कि
इन सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके अंदर डिफरेंट चीजें एग्जिस्ट करेंगी, उसके अंदर मेटा डेटा एग्जिस्ट करेगा, उसके अंदर फाइल पाथ एग्जिस्ट करेगा, उसके अंदर पेज नंबर एग्जिस्ट करेगा, उसके अंदर डॉक्यूमेंट नंबर, चंक नंबर, बहुत सारा मेटा डेटा एग्जिस्ट करेगा कि यार ये कंटेंट है, लेकिन ये कंटेंट कहाँ से आया, उसके साथ डेटाबेस की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमने उसको क्या करना है, उसको उसमें से सिर्फ जो कंटेंट है ना, जो हमारा उस फाइल के अंदर से कंटेंट आया है, उसको हमने रिट्रीव करना है। उसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे, इसको कहेंगे गेट कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स में से जो ये रिट्रीव डॉक्स जो हमें रिटर्न करेगा, इन डॉक्यूमेंट्स में से हमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चाहिए। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्टेक्स्ट किस तरह बनेगा। हम कह रहे हैं कि 2 लाइन्स की स्पेस के साथ हर पेज को, जितने उसने सिमिलर पेजेस जो हैं उनको उसने रिटर्न किया, उनको ज्वाइन करके एक बड़ा सिमिलर पेज बना दो, रादर देन कि हम अलग अलग डॉक्यूमेंट, जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट जो हैं वो भेजें। हम अब एक उनको कंबाइन करके एक क्वेरी भेजेंगे। इसमें फायदा क्या है कि ये जो अब जो चंक्स है ना, ये सारे रेलिवेंट चंक्स हैं, इसमें कोई इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हमारे पास जो चंक्स आए हैं वो सिर्फ रेलिवेंट चंक्स हैं। पहले तो हमारे पास पता नहीं 16 चंक्स थे टोटल जो हमने चेक किए थे पिछले टेस्टिंग में। अब हमारे पास 3 या 4 या 5 होंगे। यहाँ पर हम उसको लिमिट भी कर सकते हैं, यहाँ क्वेरी में आप डाल के आर्गुमेंट्स में दे सकते हैं के इज इक्वल टू समथिंग। तो वो फिर आपको जो है ना, सिर्फ अगर के इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आएगा। हम यहाँ पर अभी सारे जो है वो रिट्रीव करेंगे कॉन्टेक्स्ट के, जो सिमिलर है वो सारा हमें रिटर्न करो। और रिटर्न करके उस हर डॉक्यूमेंट के अंदर जो पेज कंटेंट है ना, बाकी मेटा डेटा इग्नोर करो, हमें नहीं चाहिए। सिर्फ पेज कंटेंट को जो है ज्वाइन कर दो, कंकैटिनेट कर दो 2 लाइन स्पेसेस के साथ, तो एक बिग चंक ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये नॉर्मल आप सोचेंगे ये तो पहले भी पेजेस जा रहे थे, अब ये सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो चली गई है। हाँ जी, अब हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिट्रीव करने का भी जो फंक्शन है वो लिख लिया। अब हमारा तीसरा जो फेज है उसमें हमने आंसर करना है क्वेश्चन को। उसको आंसर करने से पहले हमें एक बनाना पड़ेगा सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या करेगा कि हमारे जो एजेंट या चैटबॉट है उसको एक रोल दे देगा, उसको बता देगा कि तुमने किस तरह एक्ट करना है। वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि बेसिकली वो होता क्या है। लिखा हुआ यूज द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट टू आंसर यूजर्स क्वेश्चन। If you don't know the answer, just say that you don't know. Don't try to make up an answer. Don't provide anything out of the given context. क्वेश्चन हम यहाँ क्वेश्चन देंगे, यूजर का क्वेश्चन होगा, और कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो यहाँ कॉन्टेक्स्ट देंगे। और अब ये पूरा जो प्रॉम्प्ट है ये एलएलएम को जाएगा, हमारे डीप सीक R1 को जाएगा, जिसको वो रीजनिंग कैपेबिलिटीज को यूज करके हमारा जो है वो आंसर करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप उसको डिफरेंट रोल भी कह सकते हैं कि किस तरह उसने बात करनी है, किस लैंग्वेज में बात करनी है, डिफरेंट तरीके से यहाँ पर उसको गाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने उसको कहना है कि रीजन करो, और जो कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ से कॉन्टेक्स्ट गिव कर रहे हैं, सिर्फ उसके अंदर से हमें रीजनिंग जो है वो आपने करके देनी है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे आंसर क्वेरी, जो कि हमारे सारे जो है बेसिकली क्वेश्चन को आंसर करेगा। हम लिखते हैं फिलहाल पास यहाँ पर, ये हमारा फंक्शन होगा जिसमें सारी चीजें जाएंगी। हमारा कॉन्टेक्स्ट जाएगा, हमारा प्रॉम्प्ट जाएगा, हम एक चेन बनाएंगे यूजिंग लैंग चेन, और उस चेन के थ्रू फिर उसको इन्वोक करके हमारा जो आंसर है जो हम रिट्रीव करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ कॉन्टेक्स्ट गेट करना है। कॉन्टेक्स्ट गेट करना है। कॉन्टेक्स्ट गेट करने के लिए हमें अब यहाँ पर 3-4 चीजें जो है वो मेंशन करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट गेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ लिखेंगे, और कॉन्टेक्स्ट के लिए गेट कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन जो हमने यहाँ लिखा है इसको करेंगे यूज। ये आ गया हमारा गेट कॉन्टेक्स्ट और इनटू डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर हमारे इस कॉन्टेक्स्ट की वेरिएबल में हमारा बेसिकली सारा वो टेक्स्ट है जो रेलिवेंट रैग पाइपलाइन से गुजर के, सारा जो रेलिवेंट सवाल है सिर्फ वो हमारे यहाँ पर जो है वो पास ऑन हुआ है। अब इसको यूज करके हमने अपना प्रॉम्प्ट सेटअप करना है। प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट सेटअप करने के लिए मैंने ऑलरेडी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की, चलें अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। वो हम लैंग चेन कोर यूज करके जो है हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, लैंग चेन कोर प्रॉम्प्ट्स की। और ये चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के मेथड को इस्तेमाल करके हम बेसिकली यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो है वो सेटअप करेंगे। कस्टम टेम्पलेट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको सिंपल हमने यहाँ पर कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को हमने पास करना है। अब हमने कॉन्टेक्स्ट को और प्रॉम्प्ट को यूज करके अब हमने चेन क्रिएट करनी है। चेन किस तरह क्रिएट करनी है? चेन क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए 2 चीजें। लैंग चेन की जो चेन की फंक्शनैलिटी है, हमें सबसे पहले तो चाहिए प्रॉम्प्ट, वो हमारे पास है, या ये हमारा प्रॉम्प्ट है। और दूसरी हमें क्या चीज चाहिए? वो चाहिए मॉडल, कि किस इस प्रॉम्प्ट को किस मॉडल में पाइप करना है। इसको कहते हैं पाइप फंक्शन। इस प्रॉम्प्ट को किस मॉडल में पाइप करना है, अब वो मॉडल हमें यहाँ से इनपुट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे मॉडल। ये हमारा बेसिकली जो है सेटअप हो चुका है।
चेन सेटअप हो चुकी है, अब इस चेन को इन्वोक करना है। चेन तो हमने बना ली, हमने बेसिकली सब कुछ ज्वाइन कर दिया, अब हमने इसको इन्वोक करना है। इसको करना है चेन डॉट इन्वोक, और इसमें हमने दो चीजें जो है वो पास ऑन करनी है। सबसे पहले तो हम पास करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ क्वेश्चन में क्वेश्चन जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, वो होगी हमारी क्वेरी। क्वेरी हमने यहाँ इसके आर्गुमेंट में मेंशन नहीं किया, अब हमारा जो है क्वेरी चली गई। और दूसरी हमारी क्या चीज है, वो है कॉन्टेक्स्ट। ये देखें, ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ जाएगा, और ये जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर मैं यहीं से इसको बेशक कॉपी कर लूँ, ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये हमारा जाएगा कॉन्टेक्स्ट में। जो ये कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है ना, ये हमारी इन्वोक करेगा इस चेन को। ये हमारा बेसिकली सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या करना है कि इस इन्वोक किए हुए का जो रिजल्ट आएगा ना, वो बेसिकली रिजल्ट होगा, वो हमने यहाँ रिटर्न कर देना है। रिटर्न दिस, और ये पास वाला जो मेथड है इसका हमने जरूरत नहीं है। ये हमारा बेसिकली सारा काम जो है वो सेटअप हो चुका है। हम अगर इसको सिर्फ नॉर्मल टेस्ट करें बिफोर गोइंग टू द यूआई स्ट्रीमलेट में, हम जहां से अब इसको प्लग करेंगे, उसको टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा मैंने टेस्टिंग के लिए बल्कि क्वेश्चन भी लिखा था। अगर हम अपनी फाइल देखें थोड़ी सी, तो फाइल में हमारे जो है वो डिफरेंट चीजें मेंशन्ड हैं, डिफरेंट आर्टिकल मेंशन्ड हैं कि आर्टिकल 25 में क्या लिखा है, आर्टिकल 26 में क्या है, आर्टिकल 21, 22, डिफरेंट आर्टिकल हैं, उनमें डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखी हुई है। अब बात यह है कि हमें ये नॉर्मल Q&A बॉट नहीं है। मैं इससे ये सवाल नहीं पूछना चाहता कि व्हाट इज आर्टिकल 25, ये एक रीजनिंग बॉट है, एंड आई वांट टू शो यू द पावर ऑफ रीजनिंग। तो इसलिए हम एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इससे पूछेंगे, और हमें पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल पावर लाया कहाँ करती है। हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि अब इसकी पावर टेस्ट करने के लिए हम एक कॉम्प्लेक्स जो है वो उसको टास्क देंगे, और इसे देखेंगे कि कितना एक्यूरेट जो है परफॉर्म करता है। उससे पहले हम देख लें हमारा कोड जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, इसमें हमें मॉडल इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें डीप सीक बताना पड़ेगा, इसके आर्गुमेंट जो है वो नाम के साथ हमें बताना पड़ेगा। अब सिंपली जैसे मैंने कहा है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ अपना जो ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ है, उसको कॉपी पेस्ट करके हम टेस्ट करते हैं, और इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, विच आई होप इट इज, देन इट शुड वर्क। इफ अ गवर्नमेंट फॉरबिड्स द राइट टू असेंबल पीसफुली, विच आर्टिकल्स आर वायलेटेड एंड व्हाई। ये हमारा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब मैं जो हूँ इसको रन करता हूँ रैक पाइपलाइन को, और देखते हैं हमारा आंसर जो है वो किस तरह जनरेट होता है, और वो उसको आंसर कर पाता भी है या नहीं कर पाता। ये देखें कि हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ये देखें एआई लॉयर, और ये पहले थिंक टैग इसका है, ओके आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट विच आर्टिकल्स आर वायलेटेड, और ये सारा इसका जवाब आ चुका है। कोड हमारा जो है वो काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमने इस सारे को सिर्फ प्लग इन करना है अपने स्ट्रीमलेट में, विच इज आवर नेक्स्ट फेज, विच इज आई थिंक रादर इजियर। और हमने जो है उसमें सिंपल उसको सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ सेटअप करके हमने जो है अपना फ्रंट एंड जो है वो कंप्लीट करना है। तो इस फेज में दोबारा हम चलते हैं, अपने टर्मिनल करते हैं क्लियर, और अपने यहाँ पर जो हमने फेज वन में बनाया था सेटअप, जिसमें हमारा फ्रंट एंड पूरा सेटअप हुआ था, हमने सिर्फ रैक पाइपलाइन की जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करके उसको क्रिएट करनी थी। अब हम क्या करेंगे, अ, हम इस आंसर क्वेरी को जो है वो इंपोर्ट करेंगे। चलते हैं फ्रंट एंड पे, और हम यहाँ करते हैं इंपोर्ट्स कुछ, फ्रॉम रैग पाइपलाइन इंपोर्ट। हमारा आंसर क्वेरी जो है, इस मेथड को हमने इंपोर्ट करना है, और इस मेथड को यूज करके हमने यहाँ पर जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करनी है। तो हम बेसिकली करेंगे, क्वेश्चन तो हमें यूजर से आएगा, तो क्वेश्चन हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रैग पाइपलाइन हमारी इस तरह एग्जिस्ट करेगी, और रिट्रीव डॉक्स हमें ये भी इंपोर्ट करना है, आंसर क्वेरी के साथ साथ रिट्रीव डॉक इंपोर्ट करना है। और क्वेश्चन जो है ये हमारा बेसिकली कौन सा है, ये यूजर क्वेरी है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आएगा। और हमने यहाँ पर प्रिंट आंसर की बजाय अब हमारा जो फिक्स्ड रिस्पॉन्स था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, और फिक्स्ड रिस्पॉन्स की जगह हमें लिख लेते हैं यहाँ रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स जो होगा बेसिकली वो हमारा ये होगा रिस्पॉन्स। और आंसर क्वेरी मॉडल जो है वो हमारा एलएलएम मॉडल है, और क्वेश्चन जो है हमारी वो बेसिकली ये होगी क्वेरी। ये क्वेरी हम यहाँ पेस्ट करेंगे, और इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब एलएलएम मॉडल हमने यहाँ पर पहले तो जैसे ओलामा के थ्रू यूज किया, लेकिन अब जो है हम वो यूज करेंगे अपना चैट ग्रॉक यहाँ पर। तो यहाँ से हम सिंपल एलएलएम जो है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रंट एंड पे जाएं अगर, तो रिट्रीव के बाद हम एलएलएम मॉडल जो है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, वो हम सिंपल यहाँ यूज करेंगे। सिंपल हमने जो काम ऑलरेडी किया था उसको हमने यहाँ पर रैक पाइपलाइन में कॉपी पेस्ट किया है। डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए हैं, किस बेस पे डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए हैं, जो यूजर क्वेरी ने यूजर जो है वो सेंड की थी। इस सारी चीजों को हम कर देते हैं कमेंट आउट, ये अब हमें नहीं चाहिए। और भी कहीं भी अगर कोड हम कहीं रन कर रहे हैं उसको कर देते हैं कमेंट। तो और हम कहीं कोड रन नहीं कर रहे,
और ये हमारा फ्रंट एंड जो है वो आइडियली अब काम करना चाहिए। हम अब शुरू करते हैं अपना टेस्टिंग, फाइनल टेस्टिंग। हमारी फाइनल टेस्टिंग में हम लिखते हैं स्ट्रीमलेट रन फ्रंट एंड डॉट पी वाई, इसके अंदर हमारा स्ट्रीमलेट कोड है। हाँ जी, हमारा जो है वो यूआई सेटअप हो चुका है। यहाँ पर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है अपनी फाइल्स। ये देखें, पहले तो हम अपनी फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं। अगर तुम यहाँ आस्क एआई लॉयर करते हैं तो हमें इसको एरर थ्रो करना चाहिए, क्योंकि हमने फंक्शनलिटी अपने फेज वन में सेटअप की थी। देखें, काइंडली अपलोड अ वैलिड पीडीएफ फर्स्ट। तो हम दोबारा अगर चलें अपने कोड पे, हमारा जो क्वेश्चन था उसको सिंपल करें कॉपी पेस्ट। तो इस चैटबॉट के पीछे जैसे हम रैग और डीप सीक यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी पावरफुल। तो आई डोंट वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन हियर, आई वांट टू आस्क अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सो दैट वी नो द एक्चुअल पावर ऑफ रैग with DeepSeek, yeah, with the best reasoning model in the world out there. So rather than asking a simple question, I'll ask a complex one. If a government forbids the right to assemble peacefully, which articles are violated and why? हमने यहाँ सिंपल करनी है फाइल अपलोड। ये हमारी हो गई फाइल अपलोड। अब हम इसको आस्क करेंगे, आस्क क्या है लॉयर, तो देखेंगे, ये देखें हमारा क्वेश्चन प्रिंट भी हो गया है कि ये देखें कितनी जल्दी इसने जवाब दिया है। ये इसने पहले थिंक फेज में गया, आई शुड कंसिडर दिस फर्स्ट, आई स्कैन थ्रू ईच आर्टिकल, ओके आई नीड टू फिगर आउट विच आर्टिकल्स आर वायलेटेड इफ अ गवर्नमेंट forbids the right to assemble peacefully। और ये सारे थिंकिंग फेज में जाने के बाद इसने जवाब दिया है, if a government forbids the right to assemble peacefully, it violates Article 20, which explicitly guarantees the right to peaceful assembly. Additionally, such a prohibition may infringe upon Article 3 as it relates to the broader right of liberty and security of a person। तो इसने बेहतरीन, हमारे कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था जिसमें हमने पूछा कि कौन से जो है वो आर्टिकल्स वायलेट होते हैं, उसकी रीजनिंग की फिर मॉडल ने, और उस रीजनिंग बेस्ड मॉडल का जो आंसर था वो उसमें आपने स्पेसिफिक देखा कि उसने आर्टिकल 3 और आर्टिकल 20 जो है मेंशन किया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग रैग विद बेस्ट रीजनिंग मॉडल इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ये एक अनबिलीवेबल कैपेसिटी है, पावर है, आपके चैटबॉट को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो मेरे ख्याल से इसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अगर हम क्विकली अपने प्रेजेंटेशन को दोबारा देखें तो इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं कि जो आपने वेक्टर डेटाबेस बनाई है, मैंने तो बहुत ज़्यादा मिनिमल 1.5 बिलियन पैरामीटर्स के साथ बनाई थी। अगर आप 14 बिलियन के साथ बनाएंगे तो ऑफकोर्स बेटर रिजल्ट्स आएंगे। मैंने अपनी पर्सनल टेस्टिंग में भी 14 बिलियन के साथ बनाई थी। तो आई हाईली सजेस्ट रिकमेंड यू कि आप जो है 14 बिलियन के साथ जो है उसकी वो वेक्टर डेटाबेस बनाएं, ताकि जो है उसकी रिजल्ट जो है वो और बेहतर हों, और आप जो है वो बेटर उसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप ओवरऑल आपकी एप्लीकेशन, जो जेन एप्लीकेशन है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। हमेशा बेहतर मॉडल्स आते रहेंगे, हमेशा बेहतर जो है वो एलएलएम्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो एलएलएम एग्नोस्टिक आपको एप्लीकेशन बनानी चाहिए कि आप एक बेहतरीन वेल थॉट थ्रू रोबस्ट एप्लीकेशन बनाएं जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करे। उसमें एलएलएम जो है वो आप अपग्रेड करते रहें। जैसे हमने यहाँ पर ओलामा के थ्रू डीप सी R1 का 1.5 बिलियन यूज किया है, आप इसको आराम सुकून से इजीली चेंज करके 14 बिलियन, 404 बिलियन, इवन कोई और मॉडल अगर डीप सीक से अच्छा कोई मॉडल आता है तो 2 मंथ्स डाउन द रोड, बल्कि जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है मेरे ख्याल से शायद नेक्स्ट वीक्स में आना शुरू हो जाए कोई अच्छे मॉडल, तो उनको आप आराम से कौन से चेंज करके अपग्रेड करके अपनी एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर सकें। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।